वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सोना इधर उधर देखते हुए फूले फूले में बोली, पर मुझे तो कहीं नहीं दिखा। ये बोलते हुए अचानक ही रुक गई और अपनी बात को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब अगर वे जंगली बंदर यहाँ होता तो दिखाई देता ना, कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए पूछा। नीति उसे शक की नजरों से देखने लगी और अपने फोन में टाइगर का नंबर डायल करते हुए बोली, रुक, हम अभी तुम्हारे जंगली बंदर से पूछते, वो कहाँ गायब है, किस पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं। उनकी जंगली बंदर यहाँ उनका इंतजार कर रही और वो हो कि जाने कहाँ गायब है, अभी हम उनकी क्लास लगाते हैं। ये बोलते हुए नीति मुस्कुरा रही थी। वो वहीं सोना हैरानी से उसे आंखें बड़ी के देखने लगी और जैसे ही उसकी नजरें नीति से मिली तो वो घबरा गई और उससे अपनी नजरें चुराने लगी। उसे खुद से नजरें चुराते देखकर नीति की मुस्कान और गहरी हो गई। बेल जा रही थी पर टाइगर कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ये देखकर नीति फोन अपने कान से सटाते हुए बोली, पता नहीं टाइगर भैया कहाँ भेजे है, बेल जा रही है पर कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। बोलते हुए सोना को देखा तो जल्दी से बोली, मैंने कहा ना नीति, तुम्हारे भैया की पक्का कोई गर्लफ्रेंड और वो उसी के साथ है। नीति उसे समझाते बोली, नहीं सोना, टाइगर भैया ऐसा नहीं है, अगर उनकी लाइफ में कोई होती तो हमें जरूर बताते। वैसे भी ज्यादातर समय हम उनके साथ ही बिताते, पर हमने कभी उनके साथ किसी लड़की को नहीं देखा। सोना ने सुन मुनो मना कर कहा, छोड़ भी, अब हम कुछ और बात करते हैं। तभी नीति ने फोन में टाइम देखा तो शाम के 3 बज रहे थे। टाइम देखकर वो सोना से बोली, सॉरी सोना, आज हमें थोड़ा जल्दी घर जाना है, हम आज लेट नहीं हो सकते। सोना ने कहा, ओके तुम जाओ, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ। नीति उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराई और फिर दोनों ही बातें करते हुए जाने लगी। वो दोनों ही कॉलेज के मेन गेट से निकलकर जैसे ही पार्किंग की तरफ आई तो वहाँ क्राउड देखकर नीति सोना से बोली, सोना यहाँ भीड़ किस चीज की लगी है। सोना भीड़ को देखते हुए बोली, पता नहीं यार, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई चोर बाजार का सामान सस्ते में बेच रहा हो, चलो पास से देखते। उसकी बात मानकर नीति उसके साथ भीड़ की तरफ चली गई। जैसे ही दोनों भीड़ के पास पहुंची तभी भीड़ में से एक गरजती हुई तेज आवाज बाहर आई, आई सेड लीव मी अलोन। मैंने कहा, छोड़ो मुझे, दूर हो जाओ मुझे तुम में कोई पसंद नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, अब जाओ यहाँ से सब। उस गरजती आवाज को सुनकर नीति बोली, ये तो टाइगर भैया की आवाज है। वहीं सोना ने भी कहा, ये जंगली बंदर करसन कन्हैया क्यों बना हुआ है। सोना ने जैसे ही कहा तभी टाइगर लड़कियों की भीड़ से बाहर आते हुए अपने ब्लेजर को झाड़ने लगा। लड़कियों ने टाइगर को घेर रखा था, उन सभी के हाथ में रेड रोज थे और वे सभी टाइगर को प्रपोज कर रही थी, उसे अपना वैलेंटाइन मनाना चाहती। इतनी सारी लड़कियों के साथ टाइगर को देखकर सोना की आंखों में गुस्सा दिखने लगा। गुस्से में उसका चेहरा थमथमा गया था और उसकी गोरी रंगत हल्की गुलाबी हो गई थी। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और नाराजगी से उसे देखने लगी। वहीं टाइगर ने जैसे ही अपने कपड़े ठीक कर सामने देखा तो नीति और सोना दोनों को देखकर चौंक गया और नीति के पास जाते उसने कहा, थैंक गॉड गिवन, आप आ गई, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता, वरना ये लड़कियां मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। बोलते हुए उसकी नजर एक बार सोना पर पड़ी और उस गुस्से में लाल पीला होते देखकर टाइगर ने उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। अभी वे सोना से कुछ कहता या नहीं थी, उसकी बात पर कुछ कहती कि तभी एक लड़की ने टाइगर के पास आकर उसके गाल पर किस कर लिया। उस लड़की के किस करते ही टाइगर हैरान रह गया, उसकी दोनों आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। तो वहीं नीति ने एक हाथ अपने मुंह पर रख लिया और सोना उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। उसके कानों से गर्म धुआं निकलने लगा था। टाइगर ने जल्दी से उस लड़की को खुद से दूर किया और उसे डांटते हुए कहा, बिहाव योरसेल्फ, तुम्हें तमीज नहीं है क्या। वो लड़की स्माइल करते हुए बोली, बेबी आर यू सो हॉट, और तुमने टेस्ट नहीं किया तो क्या किया। उसकी बात सुनकर टाइगर हैरान है और मन में ही खुद से बोला, ये लड़की कहना क्या चाहती है, मैं कोई आइसक्रीम हूँ जो ये मुझे टेस्ट करेगी। वहीं सोना उस लड़की को घूर कर देख रही थी। उसकी बात सुनकर उसका गुस्सा फूट पड़ा और वो उस लड़की ऊपर गुस्से हुए बोली, हाँ हाँ टेस्ट कर लो, कहाँ तो प्लेट में सर्व करके दे दूं। सोना की बात सुनकर वो लड़की उसे अजीब नजरों से देखने लगी। तो वहीं टाइगर ने खुद से कहा, अरे मैं क्या कोई डिश हूँ जो ये मुझे सर्व कर देगी, हद होती है आजकल की लड़कियां बिना पता नहीं हम लड़कों को क्या समझती है। नीति शांत खड़ी इस नजारे को मुस्कुराते हुए लुत्फ उठा रही थी। उसे सोना का गुस्सा देखकर मजा आ रहा था। सोना ने उस लड़की को डांट कर वहां से भगा दिया और टाइगर की तरफ देखा तो एक पल के लिए सोना की गुस्से वाली आंखों को देखकर वो डर गया। उसके चेहरे पर नर्वसनेस झलकने लगी और तभी जैसे ये कुछ बोलने को हुआ कि तभी सोना ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जंगली बंदर क्या जरूरत थी करसन कन्हैया बनकर उन लड़कियों के बीच घूमने की। इस पर टाइगर ने कहा, ओ हेलो जंगली बनरिया, मैं घूम नहीं रहा था, ये सारी लड़कियां खुद ही मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते हुए मेरे पास आई। दोनों की बात सुनकर नीति खुद को रोक नहीं पाई और वो खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी ने टाइगर और सोना दोनों का ध्यान उसकी ओर खींच लिया था। नीति को हंसते हुए देखकर टाइगर उससे नजरें चुराने लगा। तभी नीति ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, ओके सॉरी, हम आप दोनों के बीच नहीं आएंगे, हम अंदर बैठे हैं, आप दोनों बात कर ले भाई, पर थोड़ा जल्दी आना। ये बोलकर नीति कार में जाकर बैठ गई। उसे इसके जाते ही सोना फुल फॉर्म में आ गई और आगे बढ़कर उसने अपने दोनों हाथों में टाइगर की कॉलर को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर टाइगर हैरान रह गया और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जंगली बनरिया, ये तुम क्या कर रही हो यहाँ सब, मेरा कॉलर छोड़ो। सोना गुस्से में दांत पीस कर बोली, पहले बताओ उस लड़की ने आपको किस किया तो आपने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा। ये सुनकर टाइगर हैरानी से उसे देखते हुए बोला, ओ हेलो जंगली बंदरिया, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता और अब छोड़ो मेरा कॉलर। ये बोल उसने सोना के हाथ से अपना कॉलर छुड़ा लिया। सोना उस गुस्से में मुंह फेर कर दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़ी हो गई। उसे देखकर टाइगर ने एक हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, क्या मुसीबत, अभी से क्या हुआ, ये क्यों मुंह फुलाए खड़ी है, खुद से बात कर। उसने सोना से कहा,
क्या हुआ जंगली बंदरिया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये सुन सोना उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोली। आपको अभी भी नहीं पता चला? टाइगर ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। ये सुनकर सोना को और गुस्सा आ गया और वो टाइगर के पैर पर अपनी सैंडल को मारते हुए बोली, भाड़ में जाओ जंगली बंदर, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। ये बोलकर वो दंदनाती हुई चली गई। वहीं टाइगर ने अपना पैर पकड़ लिया और उसे जाते हुए देखकर कहा, ये जंगली बंदरिया बिना कभी नहीं सुधर सकती, कहीं भी कुछ भी कर देती, ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोले अपने पैर को देखने लगा और मुंह बनाकर कहा, आह कितना दर्द हो रहा है, इसकी सैंडल है या कोई वेपन? टाइगर ने अपने पैर को झपटा और धीरे धीरे चलते हुए कार के पास आ गया। जैसे उसने डोर खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि तभी अचानक से हवा के झोंके की तरह सोना आई और उसके गाल पर किस करके बोली, अगर अब किसी ने मेरे निशान यहाँ से मिटाने की कोशिश की ना तो जान ले लूंगी उसकी। वे बोलकर तो चली गई। वहीं टाइगर उसके किस करने से हक्का बक्का रह गया था। उसे कोई होश नहीं था, उसका दिल भी धड़कना भूल गया था। वो खुली आंखों से सोना को जाते हुए देखता रह गया। उसने धीरे से अपने उसी गाल को छुआ और सोना को देखते हुए मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए ही कहा, जंगली बंदरिया पागल हो गई है। वो सोना को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों के सामने से ओझल नहीं हो गई। वहीं सोना अभी मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थी। सोना के चले जाने के बाद टाइगर नीति को लेकर बीस्ट विला आ गया। नीति खुश थी, वो स्माइल करते हुए अपनी धुन में चली जा रही थी। उसने सामने से आ रही वसुंधरा को भी अनदेखा कर दिया और अपने रूम में चली गई। वहीं वसुंधरा उसे इतना खुश देखकर साथ ही स्माइल के साथ बोली, खुश हो जाओ नीति, जितना खुश होना है तुम्हारी खुशी, बस कुछ ही घंटे की मेहमानी। ये बोल वो गाना गाते हुए हॉल में चली गई। वहीं नीति जैसे ही रूम आई तो बेड पर रखे गिफ्ट को देख कर हैरान रह गई। बेड के दूसरी साइड में एक बड़ा सा बॉक्स रखा था जो करीब नीति के साइज का ही था। उस बॉक्स पर रेड कलर का रिबन बंधा हुआ था। नीति उस बॉक्स के पास गई और उसे छूते हुए बोली, इसमें क्या होगा और ये सब क्या? बागड़ बिल्ले ने हमारे लिए क्या है? नीति का सवाल का जवाब उसके अंतरात्मा ने दिया, नहीं तेरे लिए नहीं, तेरी सोतन के लिए क्या है? ओहो बेलाई, अब तुम उसकी बीवी हो तो तुम्हारा बागड़ बिल्ला ये सब तुम्हारे लिए करेगा ना? अपनी अंतरात्मा की बात सुनकर नीति झेप गई और अपने कान पकड़ते हुए खुद से बोली, सॉरी। खुद से सॉरी कहकर उसने बॉक्स पर बंधे रिबन को खोला तो वो बॉक्स पूरा खुल गया। उसके अंदर रखी ड्रेस को देखकर नीति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहना हुआ था। वो बेबी पिंक कलर का गाउन था और देखने में बहुत ही खूबसूरत था। नीति कुछ पल के लिए उस ड्रेस को देखती रह गई। उसे वो ड्रेस बहुत पसंद आई थी। तभी उसके कान में कुछ आवाज गई और वो आवाज सुनकर पीछे मुड़ी तो उसके सामने दो लड़कियां खड़ी थी। दोनों ने हाथ जोड़कर नीति को ग्रीट किया और उससे कहा, मैम आप फ्रेश हो जाइए, हम आपसे रेडी कर देते हैं। उनकी बात सुनकर नीति उन्हें सवाल नजरों से देखते हुए बोली, आप दोनों कौन है और हमारे कमरे में क्या कर रही है? दोनों में से एक लड़की ने आगे आकर शालीनता से कहा, मैम हमें यहाँ सर ने भेजा है हेल्प करने के लिए, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपको रेडी कर देते हैं। सर आपका वेट कर रहे हैं। उसकी बात सुनते ही नीति ने घड़ी की तरफ देखा और आंखें बड़ी कर बोली, बहुत देर हो गई। अच्छा ठीक है, आप दोनों अभी बाहर जाइए, जब हम फ्रेश हो जाएंगे तब हम आपको बुला लेंगे। दोनों लड़कियों ने ओके मैम कहा और उसके रूम से बाहर चली गई। उनके जाते ही नीति ने रूम को अंदर से लॉक कर लिया और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अब्रम ऑफिस से निकल रहा था। हसन उसके पीछे पीछे फाइल लेकर चल रहा था कार के पास। पहुंचकर हसन ने अब्रम के लिए कार का बैक डोर ओपन किया और अब्रम ने कार में बैठते हुए कहा, पाइथन नहीं है इसलिए कार तुम ड्राइव करोगे। हसन ने ओके पीठ कहा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब्रम ने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कमांडिंग टोन में कहा, जल्दी चलो, 1 मिनट भी देर नहीं होनी चाहिए, मुझे ये मीटिंग जल्द से जल्द खत्म करनी है। असद ने ओके पीठ कहा और फास्ट ड्राइव करने लगा। उसने आधे घंटे के अंदर ही बीस्ट को होटल पहुंचा दिया था जहाँ उसके मिस्टर खुराना के साथ मीटिंग थी। अब्रम मिस्टर खुराना के सामने एक VIP रूम में बैठा था। हर्षद अब्रम के पीछे खड़ा था और मिस्टर खुराना अपने सामने रखी प्रोजेक्ट फाइल को ध्यान से पढ़ रहे थे। उनकी उम्र यही कुछ 40 से 50 वर्ष के आसपास थी और वो स्वभाव से एक सभ्य व्यक्ति थे। उन्होंने करीब 20 मिनट लगाए उस पूरी फाइल को अच्छे से पढ़ने में। मिस्टर खुराना बिजनेस के मामले में बड़े ही केयरफुल रहते थे। वो हर फाइल को डबल चेक करते थे और साइन करने से पहले खुद ही पढ़ते थे। वहीं 20 मिनट तक अब्रम मिस्टर खुराना को घूरता रहा। जैसे ही मिस्टर खुराना ने फाइल बंद की, अब्रम ने कहा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी क्लियर कर सकते हैं। मिस्टर खुराना ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम्हारे साथ काम करने में कैसा डाउट? और रही बात तो इस प्रेजेंटेशन की तो वो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। मैं इन पेपर पर साइन कर रहा हूँ। अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में 1-2 दिन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब्रम ने धीरे से सिर हिलाया और पेन मिस्टर खुराना की तरफ बढ़ा दिया। मिस्टर खुराना स्माइल करते हुए उसके हाथ से पेन लिया और पेपर पर साइन करने लगे। वहीं अब्रम बार बार अपने रिस्ट वॉच में टाइम देख रहा था। उसे नीति से मिलने की जल्दी थी। तभी मिस्टर खुराना ने फाइल अब्रम को देते हुए कहा, इतनी बड़ी डील और आज हमने साइन किया, चलो बेटा इसे थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। अब्रम ने जल्दी से कहा, नो इट्स ओके, हम इसे फिर कभी सेलिब्रेट कर लेंगे, मुझे अभी अर्जेंटली कहीं जाना है। उसकी बात सुनकर मिस्टर खुराना ने हंसते हुए कहा, बीस्ट हम
तुमने इतनी बड़ी डील साइन की है, सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा। तुम्हारा जो भी अर्जेंट काम है उसे आधे घंटे के लिए पोस्टपोन कर दो। और वैसे भी आज तो वैलेंटाइन डे है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा जरूरी काम क्या होगा। ये बोल मिस्टर करवाना ने अब्रम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बीस्ट प्यार का मजा इंतजार पे, थोड़ा समय हमारे साथ बिता लो फिर चले जाना। मैं कौन सा तुम्हें रात भर यहाँ अपने साथ रखने वाला हूँ। मिस्टर खुराना की बातें अब्रम को इम्प्रेस कर रही थी। उनकी बातें सुन भी इसलिए रहा था क्योंकि मिस्टर खुराना उसके पापा के अच्छे दोस्तों में से एक थे और अब्रम उनकी रिस्पेक्ट करता था, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाया। उनके साथ उसी होटल के क्लब में चला गया। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट विला में जब नीति रेडी होकर बाहर आई तो हॉल में बैठी वसुंधरा उसे देखते ही रह गई। उसकी आंखें हिरानी से फटी हुई थी। नीति की खूबसूरती उसकी आंखों में चुभ रही थी। नीति के ऊपर वो गाउन बहुत खूबसूरत लग रहा था। वसुंधरा उसे देखते हुए घूमने लगी और तभी दांत पीसते हुए खुद से बोली, बहुत खुश लग रही हूँ ना नीति, आज तुम्हारी खुश होने का आखिरी दिन है। जा तो रही हो बीस्ट से मिलने, क्या पता वापस चार कंधों पर आओ। तुम्हें और अब्रम को तो मैं कभी एक नहीं होने दूंगी। खुद से बात करते हुए उसके होठों पर सरकास्टली स्माइल आ गई और वो उठकर नीति के पास गई। उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, बहुत खूबसूरत लग रही है, ये ड्रेस अब्रम की पसंद की है ना। नीति ने धीरे से सहला दिया तो वसुंधरा प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए बोली, तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, जाओ अब्रम तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। नीति ने इस बार भी सिर हिलाया और आशीर्वाद लेने के लिए झुकने लगी। तभी वसुंधरा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं, तुम्हें मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं, वो पुराने जमाने की सास नहीं है, तुम्हें तो मेरे गले लगा करो। उसने नीति को गले लगा लिया और फिर उसका सिर सहलाते हुए खुद से बोली, तुमसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी नीति, बस तुम्हें इस घर में नहीं आना चाहिए था। और अब्रम की लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। वसुंधरा नीति से अलग हुई और मुस्कुराते हुए बोली, जाओ तुम्हें देर हो रही होगी। नीति उसकी बात मानकर चली गई। वो जब बाहर आई तो पायथन ने उसे देखकर स्माइल करते हुए कहा, अकेले आज आप बहुत अच्छी लग रही है। वो बोलते उसने गाड़ी का डोर ओपन किया। नीति थैंक यू बोलते हुए गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी में बैठते टाइम देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे। टाइम देखकर नीति खुद से बोली, सिर्फ आधा घंटा ही बचा है, पता नहीं हम टाइम पर पहुंच पाएंगे भी या नहीं। उसकी बात आगे बैठे पायथन ने सुन ली थी और उसने तेजी नजरों से नीति को देखा और मुस्कुराते कहा, डोंट वरी केविन, मैं आपको टाइम से पहले वेन्यू पर ड्रॉप कर दूंगा। वैसे भी वेन्यू यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस 20 मिनट का रास्ता है, हम थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद सुनकर नीति खुश हो गई। पायथन ने जैसे अपनी बात पूरी कर सामने देखा तो चौंक गया और उसने अचानक ही ब्रेक लगा दिया। अचानक ब्रेक लगाने से पीछे बैठी नीति को झटका लगा और वो आगे की तरफ झुक गई। उसने खुद को संभाला और घबराते हुए पायथन से बोली, क्या हुआ भैया, आपने अचानक से ब्रेक क्यों लगाया। पायथन सामने देख रहा था। सड़क के बीचों बीच एक जीप टर्न होकर खड़ी थी। उसमें 3 लड़के बैठे हुए थे जो शराब पी रहे थे। नीति की बात सुनकर पायथन ने उससे कहा, केविन आप अंदर ही रहना, बाहर मत आना। नीति बोली, क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं। पायथन ने कहा, केविन मैं बस 2 मिनट में आया और आप अंदर ही रहना। ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकल गया और सड़क के बीचों बीच खड़ी जीप के पास जाकर उसने लड़कों के साथ कहा, लड़कों से कहा, अपनी जीप साइड करो और रास्ता क्लियर करो, आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जीप में करीब 4 लड़के बैठे थे। पायथन की बात सुनकर उन्होंने उसे देखा और उनमें से एक लड़के ने कहा, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तुझे प्रॉब्लम हो रही है। सुन पायथन उसे घूर कर देखने लगा। तभी दूसरे लड़के ने कार को देखते हुए कहा, गाड़ी तो देखने में एकदम पटाखा लग रही है, अंदर कौन बैठा है, फुलझड़ी आइटम पर। उसकी बात सुनते ही पायथन को गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए गुस्से में कहा, अपनी हद में रहो, तुम लोग अगर पिटना नहीं चाहते तो चुपचाप अपनी जीप साइड करो। ये सुनते सा लड़का जीप से कूद नीचे आया और पायथन के पास जाते हुए बोला, अच्छा तो तू हमें धमकी दे रहा है, कौन मारेगा, हमें तू मारेगा, चल मार के दिखा। बोलते हुए उस लड़के ने पायथन के सिर पर हाथ रख उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। पर तभी पायथन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे मोड़कर उसकी कमर से लगा कर कहा, बात उसे समझ नहीं आया ना, इसलिए पीटने चलाया। मेरे हाथों से मार खाने का इतना ही शौक था तो इतनी डायलॉग बाजी करने की क्या जरूरत थी, सीधे सीधे बता देता। वैसे भी बहुत दिनों से किसी की पिटाई नहीं की तो मेरे हाथ में खुजली हो रही थी, पर आज ये खुजली मिट जाएगी। कहकर पायथन ने उसे जोर से किक किया तो वह लड़का अपनी जीप से टकरा कर नीचे गिर गया। ये देखकर बाकी के 3 लड़के भी जीप से उतर उसके पास आए और पायथन से फाइट करने लगे। पायथन अकेला ही था और वे 4 लोग थे, पर किसी भी पायथन उनसे लड़ रहा था। पायथन अकेले ही उनका सामना कर रहा था। इसकी सिर्फ एक वजह थी कि उसे बीस्ट ने ट्रेन किया था। उसकी प्रैक्टिस बीस्ट के साथ हुई थी और बीस्ट का हर एक आदमी अकेले ही 3-4 बंदों से लड़ सकता था। वहीं कार में बैठी नीति ने जब पायथन को लड़कों से लड़ते देखा तो वो घबरा गई। उसका मन किया कि गाड़ी से उतरकर वो पायथन के पास जाए, पर उनकी कही बातों को याद कर नीति खुद से बोली, नहीं नीति, तुम गाड़ी में से मत उतरना, भैया ने मना किया है। इधर पायथन लोगों से लड़ रहा था। तभी अचानक से उनमें से एक लड़के ने पायथन के सिर पर पीछे से वार किया। उसने जैसे ही अपना सिर पकड़ा कि तभी 2 लड़कों ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और तीसरा लड़का पायथन के मुंह पर मुक्के मारने लगा। चौथा लड़का गाड़ी के पास आया। उसने गाड़ी का डोर ओपन कर जबरदस्ती नीति का हाथ पकड़ उसे गाड़ी से बाहर निकाला और उसे ले जाकर अपने दोस्तों के सामने खड़ा कर दिया। उसने नीति को देखकर शैतानों की तरह हंसते हुए कहा, गाड़ी में तो आइटम बम लेकर जा रहा था, तुझे क्या लगा तू इसे हमसे बचा लेगा। अरे हम इसी के आने का इंतजार कर रहे थे। उसकी बात सुनकर पायथन हैरान रह गया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये एक ट्रैप था, ना कि कोई इंसिडेंट। उसने दोनों लड़कों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम लोग जानते नहीं हो कि वो कौन है, अगर उन्हें छुआ तो बहुत पछताओगे, जान ले लेगा वो तुम सबकी। ये सुन चौथा लड़का हंसते हुए बोला, जान तो वो तब लेगा जब हमारी लेगा
हमारी। जब उसे पता चलेगा कि हम कौन है, जब हम तुम दोनों को मार देंगे तो उन्हें हमारे बारे में क्या बताएगा कौन। यह सुनते ही पाइथन की आंखें बड़ी हो गई। तो वही नीति बुरी तरह डर गई। उसकी आंखों में डर दिखने लगा और वो तीसरे लड़के की पकड़ से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। पाइथन ने नीति को देखा और उसे डरते देखकर उसने कहा कि बिना आपको कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट है, मैं आपको सही सलामत बीच तक पहुंचा दूंगा। और तभी पाइथन ने अपने सामने खड़े चौथे लड़के को जोर से किक किया। पहला और दूसरा लड़का जो उसके हाथ पकड़े खड़ा था उन्हें अपने सिर से संवारा और उनकी पकड़ से आजाद होकर वो उन्हें पीटने लगा। पाइथन ने अकेले उन तीनों लड़कों को संभाल लिया था। चौथा लड़का जो नीति को पकड़े खड़ा था, नीति ने उसके पैर पर अपनी हाई हील से मारा और जैसे उसने उसका हाथ छोड़ा, नीति ने खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और अपने छोटे छोटे हाथों का मुक्का बनाकर उसके पेट में मारने लगी। थोड़ी ही देर में पाइथन ने उन सभी को धूल चटा दी थी। वो सभी सड़क पर पड़े दर्द में कराह रहे थे। उनके हाथ मुंह, सिर पर से खून निकल रहा था। पाइथन उन्हें गुस्से में हाँफते हुए देख रहा था और उन्हें घूरते हुए उनके पास जाने लगा। तभी नीति ने उसे रोकते हुए कहा, भैया हमें बहुत देर हो गई है, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर पाइथन रुक गया और नीति की तरफ देखा। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसे इतना घबराते देखकर पाइथन ने उसके पास जाते हुए कहा, आप पैनिक मत होइए केविन, बस हम यहाँ से जा ही रहे हैं। ये बोल उसने नीति को गार्ड में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और टाइम देख करके फास्ट ड्राइव करने लगा। उसे 9 बजे से पहले ही नीति को रिसोर्ट पहुंचा दिया। वो अब्रम का खुद का रिसोर्ट था। गाड़ी से उतरकर नीति ने पाइथन को थैंक्स कहा और गहरी सांस लेकर वो धीमे कदमों से रिसोर्ट के अंदर जाने लगी। जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी उसकी आंखें वहां की डेकोरेशन को देखकर खुशी से चमकने लगी थी। हर तरफ जगमगाती लाइटें, फ्लावर और बैलून से पूरा गार्डन सजा हुआ था। गार्डन के बीचों बीच एक टेंट लगा था। टेंट को फूलों की क्यारी से सजाया गया था और वो टेंट देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वहाँ एक गोलाकार की टेबल भी रखी थी। उस टेबल पर बहुत सारे गिफ्ट और केक रखा था। नीति को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो टेंट में गई और वहाँ सभी चीजों को देखते हुए बोली, बागड़ बिल्ली, हमें आपका सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। सच में आपने हमें खुश कर दिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप एक दिन यह सब हमारे लिए करेंगे, पर आप है कहाँ, अभी तक आए क्यों नहीं? आपके आने का समय तो हो गया। नीति बोलते हुए टाइम देखा तो ठीक 9 बज रहे थे। उसकी नजर अब्रम को देखने के लिए तरस रही थी। वो एंट्रेंस की तरफ ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों में अब्रम को देखने की बेचैनी और उससे मिलने की तलब साफ साफ झलक रही थी। वो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए बेचैनी से उसके आने का इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते 9:15 हो गए और फिर 9:30 बज गए। टाइम देखकर नीति बोली, पागड़ बिल्ली, आप कहाँ रह गए? आपने तो कहा था आप 9 बजे तक आ जाएंगे और आप तो 9:30 हो गए और आपका कुछ अता पता नहीं है। हमारा मन बहुत घबरा रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए, हमसे वो इंतजार नहीं होता, हम आपको देखना चाहते हैं, प्लीज जल्दी आ जाइए। उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। उसकी आंखें मायूसी से भर गई थी और वो उदास होकर वहीं पड़ी बेंच पर बैठ गई। उसका मन बहुत विचलित हो गया और वो आंखों में आंसू लिए अब्रम के आने का इंतजार करने लगी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। नीति उस छुओन को पहचानती थी, इसलिए उसकी आंखें खुशी से चमक गई और वो जल्दी से पीछे मुड़ी तो उसके सामने अब्रम का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। तभी उसने नीति को देखते हुए कहा, बहुत इंतजार करवाया ना मैंने। नीति उठी और उसके सीने से लगकर नाराजगी से बोल, बहुत बुरे हैं आप पागड़ बिल्ली, आपको पता है हम कितना डर गए थे, हमें लगा आप आएंगे ही नहीं, आपने हमें फरवरी के महीने में अप्रैल फूल बना दिया है। उसकी बात सुनकर अब्रम हंसने लगा और उसने नीति को खुद से अलग कर दोनों कान पकड़कर उसे देखते हुए कहा, आई एम सॉरी टर्टल, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना घबरा जाओगी। एक अर्जेंट काम आ गया था इसलिए मुझे देर हो गई, पर आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। ये कहकर उसने नीति के मासूम चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे पर किस करके उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया और उसके हाथों में अपने हाथों को उलझाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये ड्रेस सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है टर्टल। उसकी बात सुनकर नीति मुस्कुराने लगी और उसने अब्रम के हाथ पर अपनी पकड़ को कसता ये महसूस कर वो भी मुस्कुराने लगा और उसने नीति के हाथों को पीछे कर उसकी कमर से लगा दिया। उसके ऐसा करने से नीति और उसके करीब चली गई और फिर अब्रम ने उसके हाथों को रिलीज कर उसके नेक को और अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके चेहरे को ऊपर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू टर्टल। ये सुनते ही नीति की आंखें खुशी से और चमकने लगी और उसके होठों पर प्रीसियस स्माइल आ गई। उसके कान जो सुनने के लिए तरस रहे थे, आज अब्रम ने वो कह दिया था। नीति उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं, आपको सच में हमसे प्यार हो गए। अब्रम ने उसके गाल को अपने एक अंगूठे से सहलाते हुए कहा, हाँ मुझे तुमसे प्यार हो गया, बहुत प्यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ टर्टल। और तुम नीति ने भी अपने छोटे छोटे हाथों से उसके गाल पर रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए खुशी के साथ बोली, हम आपसे प्यार करने लगे हैं, हमें भी आपसे बहुत प्यार हो गया है। आई लव यू सो मच। बागड़ बिल्ली ये कहकर उसके सीने से लग गई। अब्रम ने भी उस अपने बाहों में भर लिया। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही टाइटली किस हक क्या हुआ था। उनकी नजदीकियों में उनकी तड़प दिख रही थी। तभी अब्रम नीति को लेकर टेंट में आया और उसका हाथ पकड़कर केक कटवाने लगा। नीति मुस्कुराते हुए केक कट कर रही थी। उसकी नजर अब्रम को ही देख रही थी कि तभी उसका हाथ टेबल पर जल रही कैंडल्स पर लग गया और नीति के मुंह से आवाज निकल गई। ये कहते हुए नीति ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को अकेला पाया। वो अभी भी बेंच पर बैठी हुई थी और उसके आसपास कोई नहीं था। वो अब्रम को ना देखकर मुंह बनाकर खुद से बोली, क्या नीति तुम फिर सब सपना देख रही थी? फिर एक
हाथ अपने सिर पर मारते हुए बोली, लगता है हमें उनका नशा चढ़ गया। ये बोल वो बेंच से उठे और इधर उधर गार्डन में घूमने लगी। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। नीति को ठंड लग रही थी, इसलिए उसने खुद को खुद में ही समेट लिया और अब्रम को याद करते हुए उसने कहा, आप कहाँ रह गई पागल बिल्ले, कब आएंगे आप? हम आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अब तो हमारा इंतजार खत्म कीजिए। और अब और इंतजार नहीं होता हमसे, प्लीज पागल बिल्ले जल्दी आ जाइए। जैसे ही नीति ने कहा, ठीक उसी टाइम उसके कान में किसी के कदमों की हट गई और वो मुड़कर पीछे देखने लगी। अब्रम धीरे धीरे चलते हुए उसके पास ही आ रहा था। उसने अपने ब्लेजर को अपने कंधों पर लटकाया हुआ था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और बाल भी बिखरे हुए थे। उसका चेहरा एकदम भावहीन था। नीति उसे देखकर खुश हो गई और जल्दी से उसके पास आकर जैसे ही उसे हक करने को हुई कि तभी वो रुक गई और नाराजगी से उसे देखते हुए बोले, नहीं ये आप नहीं है, हम फिर से सपना देख रहे हैं, पर इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। हमें पता है ये हमारा सपना है, इसलिए हम नहीं करेंगे, ना ही हम आपसे ये कहेंगे कि हमें आपसे प्यार हो गया। आप जाइए यहाँ से, अब हमें आपसे हकीकत में मिलना है, सपने में नहीं। नीति अपनी ही धुन में बोले जा रही थी तो वहीं अब्रम उसे शांत नजरों से देख रहा था। अपनी बात पूरी कर नीति ने मुंह घुमा लिया और तिरछी नजरों से उसे देख रही थी। उसे लग रहा था कि अब्रम उसकी बातें सुनकर गायब हो जाएगा, पर वह अभी भी उसके सामने खड़ा था और उसे देखे जा रहा था। नीति उसे अभी भी खड़े देखकर दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर मुंह फुलाकर बोली, आप अभी तक गए नहीं, हमने कहा जाइए यहाँ से। हाँ मैं अब सपनों में नहीं, रियलिटी में आपसे मिलना है। तभी अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, टर्टल ये सपना नहीं रियलिटी है। ये सुनते ही नीति खुश हो गई और स्माइल करते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? आप सच में आ गए, हम कोई सपना नहीं देख रहे हैं? अब्रम ने कहा, हाँ और सपने में तुम नहीं, सपने तुम्हें तो मैं जी रहा था। नीति ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो इसी बात से खुश हो गई थी कि अब्रम उसके सामने खड़ा है और तभी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके गले लग गई। उसने अब्रम को कसकर गले लगाया हुआ था। उसे गले लगाकर वो बहुत देखी तभी अचानक से उसकी खुशी जैसे कहीं गायब हुई हो गई। वो अपनी नाक को अब्रम की नाक के पास ले जाकर सोने लगी। नीति अब्रम के स्मेल लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपने शराब पी है? अब्रम ने तिरछा मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, क्यों नहीं पी सकता, तुम इतना कुछ कर सकती हो और मैं शराब नहीं पी सकता? नीति को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी और वह उसके सिर से आ रही शराब की तेज गंध नीति को उससे कुछ कदम दूर हटने पर मजबूर कर गई। वो 2 कदम उससे दूर होकर बोली, बागड़ बिल्ली, आप तो आज हमें सरप्राइज देने वाले थे, पर ये क्या, आप तो शराब पीकर आ गए, ये कैसा सरप्राइज हुआ? ये सुनो। अब्रम हंसते बोला, सरप्राइज तो तुमने मुझे दे दिया टर्टल। दीदी उसे देखते हुए असमंजस में बोली, हमें समझ नहीं आ रहा आप हमसे क्या बात कर रहे हैं? अब्रम ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा टर्टल, तुम्हें ये कैसे हो सकता है? तुम तो शुरू से सब जानती, फिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। ये सुनते ही नीति चौंक गई और जल्दी से बोली, आप क्या कह रहे हैं? हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। अब्रम शराब के नशे में चूर हो गया था, उसके ऊपर नशा हावी हो गया था। उसकी चाल एक शराबी जैसी हो गई थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसका अंदाज भी शराबी जैसा था। ये सब देखकर नीति घबरा गई तो वहीं अब्रम ने उसकी बात पर कहा, एक और झूठ टर्टल, तुम और कितने झूठ बोलोगी? मैंने कहा था ना, मुझे झूठ पसंद नहीं, धोखा पसंद नहीं। तो फिर क्यों तुमने मुझसे झूठ कहा? बोलो बोलो टर्टल, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? उसकी बातें नीति की सर के ऊपर से जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब्रम उससे किस बारे में बात कर रहा है। वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर नीति की आंखों में आंसू आ गए थे और वो वहां से आवाज बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? प्लीज हमें ठीक से बताइए। अब्रम ने होठों को तिरछा कर कहा, तुम किसी और से प्यार करती हो ना? ये सुनते ही नीति चौंक गई और जल्दी से नाम में से तो बोली, नहीं हम न सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। झूठ। अब्रम जोर से चिल्लाया, झूठ बोल रही, तुम मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती हो। नीति उसकी तेज आवाज सुनकर और डर गई थी। उसी शक्कर रोने लगी और रोते बोली, नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, हम किसी और से प्यार नहीं करते। हम सिर्फ नीति अभी बोल ही रही थी कितने में ही अब्रम ने बीच में कहा, समर्थ नाम है ना उसका? ये सुनते ही नीति की आंखें बड़ी हो गई और डर से उसका गला सूख गया। उसकी आंखों में डर दिखने लगा और वो बोलते हुए अचानक ही रुक गई। ये देखकर अब्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ टर्टल? कि चुप क्यों हो गई? बोलो टर्टल, क्या हुआ? बोला ना। ये बोलते हुए उसकी आवाज फिर से तेज हो गई। वहीं नीति का पूरा शरीर कांप उठा और वो डरते हुए बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम आपको सब बता दे रहे हैं। अब्रम ने चिल्लाते हुए कहा, अब बताने को बचा ही क्या है टर्टल? मुझे सब पता चल गया है, मैं सब जान सुनकर आ रहा हूँ। तुम इतने दिनों मुझसे झूठ बोलते रही, मुझे धोखा दिया। हाउ डेयर यू टर्टल? मेरे बार बार मना करने पर भी तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतने दिनों तक झूठ बोलने की? बोलते हुए अब्रम ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ नीति की बाह पर इतनी मजबूत थी कि उसके हाथ में दर्द होने लगा था। नीति ने डर से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। ये है देखकर अब्रम ने उससे कमांडिंग टोन में कहा, ओपन योर आइज टर्टल। नीति ने डर से अपनी आंखों को और कसकर भींच लिया तो ये देखकर अब्रम ने तेज आवाज में कहा, आई सेड ओपन योर आइज टर्टल। नीति ने झट से अपनी आंखें खोली और भीगी आंखों से उसे देखने लगी। अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इस शहर में उसी के लिए आई थी ना? तुम उसे ही भी चाहती हो ना? वो तुम्हारा मंगेतर है ना? स्पीक टर्टल स्पीक। एक बार फिर उसकी बिजली जैसी गरजती आवाज सुनकर नीति का शरीर कांप उठा
और वो हिचकी लेते हुए बोली, हाँ ये सच है कि हम गांव से भाग कर आए थे। पर अब्रम ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम उसे इतना प्यार करती थी कि उसके लिए गांव से भाग कर आ गई। अपने पेरेंट्स तक को तुमने उस लड़की के लिए छोड़ दिया। नीति हैरानी से उसे देखते बोली, नहीं ये सच नहीं। हाँ हम गाँव से भाग कर जरूर आए थे, पर वजह समर्थ नहीं था। अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, एक और झूठ टटल, तुम थकती नहीं हो इतना झूठ बोलते बोलते। नीति नाम में सिर हिलाते बोले, नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लीजिए, हम आपको सब सच बताते हैं। इस पर अब्रम ने हंसते हुए कहा, सच सच तो मैं जान गया हूँ टटल, यही सच तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? जब तुम मेरे घर में आ गई और मैं तुमसे बार बार पूछता रहा तब क्यों नहीं बताया तुमने? नीति रोते हुए बोले, क्योंकि हम डर गए थे, हम आपसे बहुत डरते थे। ये सुनकर अब हम हंसने लगा और हंसते हुए बोला, डर टटल, अगर तुम्हें मुझसे डर लगता तो तुम मुझसे झूठ कभी नहीं बोलती ही नहीं। मेरे एक बार पूछने पर ही मुझे सच बता देती, पर तुमने हमेशा मुझसे सच छुपाया है, कभी मुझे सच नहीं बताया। जब भी कहा झूठ ही कहा। नीति रोते हुए नाम में से हिला रही थी। उसकी किसी भी बात का अब्रम पर कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं अब्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, टटल तुम्हें पता है मुझे यूज की हुई चीजें पसंद नहीं, जानती हो क्यों? बिकॉज आई हेट सेकेंड हैंड थिंग्स। मैं अब्रम हूँ, अब्रम सिंह चौहान, जिसे पूरा दिल्ली शहर बीस्ट के नाम से जानता है। मेरा कहर इस शहर पर बारिश बनकर बरसता है। मुझसे सब डरते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर सके। मेरी आंखें देखते ही सबकी हालत खराब हो जाती। पर आज तुम्हारी उस आशिक ने मेरी आंखों में आंखें डालकर वो सब कहा जो तुमने मुझसे छुपाया। हाँ टटल, उसने मुझे सब बताया, तुम्हारी पूरी प्रेम कहानी सुनकर आ रहा हूँ मैं। ये बोलते हुए फिर से हंसने लगा। वहीं नीति को उसकी बातें सुनकर जोर का झटका लगा था और वो अब्रम को देखते हुए खुद से बोली, प्रेम कहानी? पर हमारी तो कोई कहानी ही नहीं है। इसका मतलब समर्थ ने जानबूझकर उनसे झूठ बोला है। पर क्यों? उसे क्या मिला? ये सब करके समर्थ हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। तुमने हमारी गृहस्थी में आग लगाई, हम तुम्हारी चिता को आग भी नसीब नहीं होने देंगे। नीति गुस्से में खुद से बोले जा रही थी, तभी उसकी नजर फिर से अब्रम की तरफ उठी। वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था कि तभी अब यहाँ वो अचानक ही गिरने लगा। उसे गिरते देखकर नीति ने जल्दी से जाकर उसे संभाल लिया, पर अब्रम के भारी शरीर को वह ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाई और लड़खड़ाकर उसके साथ नीचे गिर गई। अब्रम उसके ऊपर था और नीति का नाजुक सिर उसके भारी वजूद के नीचे दबा हुआ था। गिरने की वजह से उसके कंधे से कौन नीचे खिसक गया था और तभी कंधे से गाउन नीचे खिसक गया था और तभी अब्रम को नीति के बाएं कंधे पर एक छोटा सा ब्लैक तिल दिखा और उसके कान में समर्थ कई बातें गूंज गई। अगर मेरी बातों का भरोसा नहीं हो तो जाओ जाकर बीस्ट। उसके बाएं कंधे का वो काला तिल जो हर बार मुझे बहकने पर मजबूर कर देता था। समर्थ के कहे कई शब्द अब्रम के कान में सुई की तरह चुभ रहे थे। उसने दोनों हाथों से अपने कान को ढक लिया। वहीं उसके माथे पर सिलवट और पसीना देखकर नीति ने जल्दी से उसके चेहरे को अपने हाथ में भर लिया और उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ आपको? आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अब्रम जी क्या हुआ आपको? तभी अब्रम ने उसका हाथ झटक दिया और उसके बालों को पकड़कर उसके सिर को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में कहा, कितनी रातें बिताई है तुमने उसके साथ? ये सुनते ही नीति फिर से हैरान रह गई और आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। वहीं अब्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, बोलो टटल बोलो, कितनी रातें बिताई है तुमने उसके साथ? ये सुनकर नीति को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, आपको होश भी है? आप क्या बोल रहे हैं? इस बार अब्रम ने कहा, मेरे होश तो तुमने पहले ही छीन लिए हैं टटल, अब ये नाटक क्यों? उसने तुम्हें छुआ था, तुम उसकी थी इसलिए मुझसे दूर दूर रहती थी ना। मेरे पास आने से तुम बेचैन हो जाती थी और मुझसे दूर चली जाती थी इसलिए ना, क्योंकि मैं तुम्हें तो उससे प्यार था, तुम तो उसके एहसास से भरी हुई थी। मेरे लिए तुम्हारे अंदर जगह ही कहाँ थी? नीति नाम में सर हिलाते हुए बोली, नहीं ये गलत है, हमने कभी भी। नीति अभी बोल ही रही थी कि तभी अब्रम ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और उसे चुप करते हुए कहा, चुप हो जाओ टटल, एक शब्द नहीं, जो भी बोलोगी सब झूठ ही होगा। नीति रोते हुए सिर हिलाने लगे। वहीं अब्रम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उसमें ऐसा क्या है टटल जो मुझ में नहीं? हाँ बोलो, क्यों तुमने उससे इतना प्यार किया और मुझसे हमेशा झूठ ही बोला? क्या वो तुम्हारे लिए इतना जरूरी था? बोलो टटल बोलो, जब वो तुम्हें इतना पसंद था तो तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई? क्यों क्यों नहीं उसके साथ चली गई? क्यों मुझे धोखा देती रही? अब्रम उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। वहीं नीति उसकी बात सुनकर रोए जा रही थी। वो जैसी उसकी बात का जवाब देने को थी कि तभी अब्रम उसे खामोश कर देता। तभी उसने नीति की गर्दन और कंधे के बीच अपना चेहरा घुसा लिया, उसकी गर्म सांसों को नीति अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। वहीं अब्रम उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाए भाई गले से बोला, टटल यू नो व्हाट, मैंने पहली बार किसी को चाहा है। माँ के बाद मैंने पहली बार किसी को पसंद किया। तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मेरी लाइफ में आई हो। मेरी मर्जी से तुम्हारे साथ मैंने खूबसूरत जिंदगी का प्लान बनाया था, पर तुमने सब खराब कर दिया। तुमने मेरे इस ख्वाब को तोड़ दिया। क्यों? क्या तुमने ऐसा टटल क्यों किया? मेरा सुकून थी तुम, पर मेरा दर्द क्यों बन गई? ये बोलो। वो थोड़ा ऊपर उठा और उसकी आंखों में देखते हुए उसका एक हाथ अपने सीने पर रखकर कहा, तुम्हें पता है टटल, मुझे कभी दर्द महसूस नहीं होता था, पर आज यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा टटल, ये दर्द मेरी जान ले रहा है।
मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बस एक बार कह दो कि तुम उसे नहीं जानती, तुम उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मैं इसे ये सच मान लूंगा। टर्टल बस एक बार कह दो, समर तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था। कह दो कि तुम इसे नहीं जानती। है सुनकर नीति रोते हुए बोली, हमारी बात सुनिए, खुद को इतनी तकलीफ मत दीजिए। आप एक बार हमारी बात सुनिए अब्रम जी। अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, क्या सुनूं मैं टर्टल? जो मैं सुनना चाहता हूँ वह तुम कहना नहीं चाहती। इस पर नीति ने कहा, हम समर्थ हो जानते हैं और उससे हमारा रिश्ता भी जुड़ा था। और इससे आगे कुछ कहती उससे पहले अब्रम ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे शांत कर दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल डोंट से एनीथिंग। और अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। लीव मी, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए नहीं चाहिए मुझे तुम अपनी जिंदगी में। मैं एक झूठे इंसान के साथ नहीं रह सकता। जाओ टर्टल जाओ। अब्रम ने इतनी जोर से कहा था कि नीति उसकी आवाज सुनकर डर गई और डरकर जल्दी से उससे दूर हो गई। अब्रम अभी भी गार्डन की घास पर पड़ा हुआ था। नीति जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकी तभी अब्रम ने उसे रोकते हुए कहा, डोंट टच मी टर्टल, डोंट ही टच मी। तुम मुझे छूना डिजर्व नहीं करती, जाओ यहाँ से। आई सेड गो टर्टल। नीति रोते हुए बोली, हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इस पर अब्रम ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, ये तुम पूछ रही हो टर्टल, ये करने में तो तुम माहिर हो। जैसे अपने पेरेंट्स को छोड़कर उसके लिए यहाँ गई थी, वैसे ही एक बार फिर उसके लिए मुझे छोड़कर चली जाओ। नीति उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो रोते हुए अब्रम को देख रही थी। उसकी आंखों के सामने वो तड़प रहा था। नीति से उसकी तड़प बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह अभी उसे अपनी बाहों में भरकर उसे शांत करे, उसे वो सुकून दे जो वो उसके साथ महसूस करता है। पर उसका गुस्सा देकर नीति की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की, इसलिए वे उससे 2 कदम की दूरी पर ये खड़ी उसे रोते हुए देख रही थी। अब्रम उसे देखते हुए उठने लगा, पर तभी वह लड़खड़ा गया और वापस से गिरने लगा। उसे गिरते देखकर नीति ने जल्दी से आगे आकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे लेकर वो वहीं बैठ गई। अब्रम का सर उसकी गोद में रखा था और वो उसके सिर को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। अब्रम ने अपनी दोनों बाहें नीति की कमर पर लपेट दी और दर्द में तड़पते हुए उससे कहा, टर्टल मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था, इस प्यार में बहुत दर्द है। मुझे तुमसे हमेशा नफरत ही करनी चाहिए थी। क्या मैंने तुम्हें अपने दिल में बस जाने दिया टर्टल? क्यों 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 तुम मेरा सुकून बनकर मेरी जिंदगी में? क्यों? अब्रम के इस क्यों कर नीति के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप उसकी बातें सुनती ही जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तभी अब्रम ने आगे कहा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता टर्टल, इसलिए मेरी आंखें खुलने से पहले यहाँ से चली जाओ, इतनी दूर जहाँ तुम्हें मैं चाहे बिना ढूंढ सकूं। जाओ टर्टल, मेरी लाइफ से दूर चली जाओ, बहुत दूर। गो टर्टल गो। ये बोलो वो नीति से दूर होगा और वहीं घास पर हाथ फैलाई लेटा रहा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। वहीं नीति उसके पास गई और उसके सिर के पास बैठ गई। उसे देखकर रोते हुए बोले, कैसी किस्मत है हमारी, जब हम आपसे दूर जाना चाहते हैं तो किस्मत ने हमें आपके पास रखा, और आज जब हम आपके पास आपके साथ रहना चाहते तो हमारी किस्मत हमें आपसे दूर कर रही है। नीति खुद से बात कर रही थी। तभी उसे खुद से कई बात याद आई। जब वो अब्रम के साथ गाँव से वापस आई थी तब उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि एक दिन ऐसा आए जब हम अब्रम उसे खुद ही अपनी जिंदगी से निकाल देगा। और आज वो दिन आ गया था जब वो उसे अपनी जिंदगी से निकाल रहा था। अपनी कही हुई बात को याद कर नीति खुद की गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोली, हम इतना बुरा कैसे बोल सकते थे? ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हमने बोलने से पहले एक बार नहीं सोचा। हमने खुद की जिंदगी को खुद के हाथों से बर्बाद कर दिया। थप्पड़ मारने से उसके गाल लाल हो गए थे और वो रोते हुए उसे देख रही थी। तभी अब्रम ने उस फिर से कहा, जाओ टर्टल, मुझसे बहुत दूर चली जाओ। ये सुनकर नीति सुबकते बोली, हम चले जाएंगे आपसे बहुत दूर। अब्रम जी, हमने जो गलती की है उसकी सजा तो हमें मिलकर रहेगी। दिल दुखाए हमने आपका तो हमारा दिल कैसे खुश रह सकता था? अगर आपकी खुशी हमसे दूर रहने में है तो हम आपसे दूर चले जाएंगे और कभी वापस आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। हम चले जाएंगे पागल बिल्ली, हम आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। नीति ने गहरी सांस ली और झुककर उसके माथे को अपने होठों से छू लिया। फिर उसके चेहरे को चूमकर उसने धीरे से उसके सिसकते होठों को अपने होठों पर रख दिया और उसे एक सॉफ्ट किस करके वो उसे देखने लगी। वो अब्रम के चेहरे को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी, अपने दिल में बसा लेना चाहती थी। हम शायद वो उसका चेहरा आखिरी बार देख रही थी, इसलिए उसकी नजर एकटक उसके चेहरे को निहार रही थी। जी भरकर उसे देखने के बाद वो उसे देखते हुए उठी और उसे देखते हुए पीछे हटने लगी। वो धीरे धीरे उससे दूर जा रही थी। जब वो उससे काफी दूर आ गई और मुड़कर जाने लगी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से उसकी जान निकल रही हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ कदम बढ़ा रही थी उसके कदम भारी होते जा रहे थे और उसका शरीर हल्का होता जा रहा था। हर एक बढ़ते कदम के साथ नीति अपना सब कुछ पीछे छोड़ती जा रही थी। नीति बदहवासी में चलते हुए रिसोर्ट के से बाहर आई। पाइथन गाड़ी से सटकर खड़ा सो रहा था। तभी अचानक उसकी आंख खुली और जैसे उसने नीति को देखा उसकी हालत देखकर वो चौंक गया और जल्दी से उसके पास जाते हुए कहा, केविन आपको क्या हो गया है? आप इतना रो क्यों रही है? केविन प्लीज बताइए, आपको क्या हुआ है? क्या पीछे ने आपसे कुछ कहा? उसकी बात सुनकर नीति रुक गई और उसे तिरछी नजर से देखते हुए बोली, पाइथन भैया हमारी एक बात मानोगे? पाइथन ने जल्दी से कहा, बताइए केविन मुझे क्या करना है? नीति ने कहा, हमसे वादा करिए आप हम सब बागड़ बिल्ले का ख्याल रखेंगे। उनके आसपास बहुत दुश्मन है जो उन्हें दर्द देना चाहते हैं। आप सभी उन्हें उनके दुश्मनों से प्रोटेक्ट करेंगे। हमसे वादा करिए आप सब उनका बहुत ख्याल रखेंगे। इस पर पाइथन ने कहा, केविन आप ऐसा क्यों कह रही है? बीस्ट का ख्याल रखने के लिए आप है ना, आपसे ज्यादा आप अच्छी तरह से बीस्ट का ख्याल कोई और नहीं रख सकता। नीति गहरी सांस लेकर बोली, भैया हमें जाना होगा, हमने उन्हें बहुत दर्द दिया है, अब और दर्द
हम उन्हें नहीं देना चाहते, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। आप जाकर उनका ख्याल रखिए, वो अंदर अकेले हैं। ये सुनकर पाइथन हैरान रह गया और उसे देखते हुए जल्दी से हैरानी के साथ बोला, ये आप क्या कह रही हैं केविन? आप बीस्ट को छोड़कर कहाँ जा रही हैं? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप मेरे साथ अंदर चलिए, बीस्ट को छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकती। नीति बोली, उन्होंने हमें यहाँ से जाने के लिए कहा है। हमने उन्हें बहुत दर्द दिया है, हम उनके साथ रहकर अब उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए हमें जाना होगा। प्लीज हमारी बात को समझिए और हमें जाने दीजिए। आप उनके पास जाइए और उनका ख्याल रखिए। ये सुन पाइथन ने कहा, इतनी रात में आप कहाँ जाएंगे केविन? मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। अगर कल बीस्ट ने आपके बारे में पूछे तो मैं उनसे क्या कहूँगा? आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। नीति ने उसे समझाते हुए कहा, आपको हमारी कसम है, प्लीज हमें मत रोके भैया, हमें आ जाने दीजिए। हमारे यहाँ से चले जाना ही अच्छा है और आप उनके पास जाइए, हमारी चिंता मत करिए, हम चले जाएंगे। पाइथन ने कहा, नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं अभी आपके लिए कैब बुक करता हूँ। आप कैब लेकर विला जाइए, मैं बीस्ट के पास आता हूँ। आप देखना क्वीन, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगी। ये बोल उसने कैब बुक की। थोड़ी देर में वहाँ कैब आ गई और कैब के ड्राइवर ने ओके सर कहा और नीति को लेकर वहाँ से चला गया। वही पाइथन रिसोर्ट के अंदर चला गया। बीस्ट को उसे गार्डन में पड़े देखकर जल्दी से उसके पास आया और उसे उठाने लगा, पर बीस्ट शराब के नशे में पूरी तरह चूर था। पाइथन बीस्ट को संभाल नहीं पा रहा था, पर फिर भी उसने जैसे तैसे बीस्ट को संभाला और उसे लेकर विला ले गया। और जब बीस्ट को लेकर विला पहुंचा तब तक सुबह के 3 बज गए थे। जैकॉर हॉस्पिटल में ही था और टाइगर अपना काम खत्म करके जल्दी आ गया था। पाइथन के फोन करने पर टाइगर एंट्रेंस पर ही खड़ा उनके आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही पाइथन अब्रम को लेकर वहां पहुंचा, टाइगर उसे कार से निकालने लगा। पाइथन ने भी उसकी हेल्प की और दोनों ही अब्रम को अपना सहारा देकर उसके रूम में ले गई। अब्रम को बेड पर लेटाकर टाइगर और पाइथन दोनों ही गहरी सांस लेते उसे देख रहे थे। तभी टाइगर को कुछ याद आया और उसने पाइथन की तरफ देखकर कहा, पाइथन, केविन कहाँ है? तो वो बीस्ट के साथ ही थी ना, फिर वो कहाँ? ये सुनते ही पाइथन चौंक गया और वो हैरानी के साथ बोला, क्या केविन अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है? पर उन्होंने तो हमें आधे घंटे पहले यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। अगर केविन यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई? पाइथन ने सोचते हुए खुद से कहा। तो उसकी बात सुनकर टाइगर ने पूछा, पाइथन मुझे सच सच बता, क्या हुआ है? बीस्ट ऐसी हालत में क्यों है और केविन कहाँ है? पाइथन को ज्यादा नहीं पता था, पर उसे जितना भी पता था उसने सब बता दिया। उसकी पूरी बात सुनकर टाइगर ने सोचते हुए खुद से कहा, अगर कैब वाला केविन को लेकर यहाँ नहीं आया तो फिर कहाँ गया? ये कहते ही उसने पाइथन को देख जल्दी से कहा, पाइथन, सुबह होने से पहले हमें केविन को ढूंढना होगा, शायद केविन किसी मुसीबत में है। पाइथन ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर दोनों ही नीति को ढूंढने चले गए।